स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की पड़ताल करने जा रहे हैं। बिल्कुल। वो प्रक्रियाएं जो देश के वित्त को नियंत्रित करती हैं। असल में ये हम सबके टैक्स के पैसे की कहानी है। हाँ। कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कौन तय करता है कि इसे खर्च कैसे किया जाएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों की एक सूखी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में मतलब जवाबदेही और शक्ति के संतुलन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये समझना कि जनता का पैसा कैसे मैनेज होता है, ये हर नागरिक के लिए जरूरी है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो संविधान के अनुच्छेद 112 से 123 पर केंद्रित हैं। हाँ। हमारा मिशन ये समझना है कि सरकार अपना सालाना लेखा जोखा कैसे पेश करती है। हाँ। संसद से पैसा निकालने की अनुमति कैसे लेती है। हाँ। और जब संसद छुट्टी पर हो तो कानून बनाने की आपातकालीन शक्ति किसके पास होती है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ से? अनुच्छेद 112 से, जिसे हम और आप आम बोलचाल में बजट कहते हैं। और यहीं पर पहला दिलचस्प फैक्ट है। हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल तो कहीं हुआ ही नहीं है। ये एकदम सही बात है। संविधान इसे एक बहुत ही औपचारिक नाम देता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, इसके अनुसार ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो हर वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की जो अनुमानित आमदनी है, एस्टिमेटेड रिसीट्स, और जो खर्च है यानी एक्सपेंडिचर, उसका पूरा ब्यौरा संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएं। यानी ये सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड है जो राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करवाते हैं। और इस खर्चे वाले हिस्से में एक बहुत जरूरी विभाजन है ना। हाँ, और यहीं से शक्ति संतुलन का असली खेल शुरू होता है। व्यय को मतलब खर्च को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है संचित निधि पर भारित व्यय यानी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, और दूसरा है संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय मतलब अदर एक्सपेंडिचर। भारित व्यय, ये सुनने में ही बहुत भारी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, मतलब सरकार आए या जाए ये पैसे तो देने ही पड़ेंगे? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। और इन पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। ये देश के लिए एक तरह की ऑटो पे लिस्ट है। ये वो खर्च है जिस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं होता। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों और संस्थाओं की स्वतंत्रता बनी रहे, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के काम कर सकें। तो इस वीआईपी लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं? देखिए, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, उनकी उपलब्धियां, भत्ते, उनके पद से जुड़े सभी खर्चे। फिर आते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति। हाँ, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इसके बाद आता है भारत सरकार का ऋण भार, मतलब सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका मूलधन, ब्याज, ये सब। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी कुछ होगा इसमें? निश्चित रूप से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, ये सब इसी भारत व्यय का हिस्सा हैं। अच्छा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के वेतन, भत्ते और पेंशन भी इसी में आते हैं। और आखिर में कोई भी ऐसी राशि जो किसी अदालत के फैसले को लागू करने के लिए जरूरी हो। हमारे स्रोत में एक चेतावनी भी दी गई है जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करती है। ये हाई कोर्ट के जजों से जुड़ी है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी है। देखिए, हाई कोर्ट के जजों का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ऐसा क्यों? ताकि रिटायरमेंट के बाद वे किसी राज्य सरकार के दबाव में ना आए, स्वतंत्रता बनी रहे। ठीक है, तो ये हुआ भारत व्यय जिस पर वोटिंग नहीं होती है। अब उस दूसरे खर्च का क्या होता है जिस पर वोटिंग होती है? यहाँ से संसद की असली शक्ति शुरू होती होगी। बिल्कुल, यही अनुच्छेद 113 तस्वीर में आता है। जो अन्य व्यय हैं उन्हें लोकसभा के सामने अनुदान की मांगों यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में रखा जाता है। सरल भाषा में हर मंत्रालय बताता है कि उसे अगले साल काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और फिर उस पर वोटिंग होती है। एक मिनट, आपने कहा लोकसभा के सामने, तो पैसों के मामले में राज्यसभा का क्या रोल है? क्या वो लगभग शक्तिहीन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये लोकतंत्र के एक मूल सिद्धांत से जुड़ा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा। क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, इसलिए संविधान बनाने वालों ने जनता के पैसे पर नियंत्रण का अंतिम अधिकार उसी को दिया है। तो लोकसभा के पास क्या विकल्प होते हैं इन मांगों को लेकर? लोकसभा के पास 3 शक्तियां हैं। एक, वो किसी मांग को पूरी तरह से मंजूरी दे सकती है। ठीक है। 2,
उसे पूरी तरह से खारिज कर सकती है, या 3 मांगी गई रकम में कटौती कर सकती है। लेकिन वो रकम को बढ़ा नहीं सकती है ना? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बात है, वो रकम को बढ़ा नहीं सकती। सरकार ने जितना मांगा है उससे ज्यादा देने का अधिकार सदन को नहीं है। ठीक है, तो योजना पेश हो गई, बहस हुई और लोकसभा ने अनुदान की मांगे पास कर दी। लेकिन पैसा तो अभी भी भारत की संचित निधि यानी देश की तिजोरी में बंद है। उस तिजोरी की चाबी क्या है? बहुत बढ़िया उपमा है। उस तिजोरी की चाबी है अनुच्छेद 114, यानी विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। इसका क्या सिद्धांत है? इसका मूल सिद्धांत है कि कानून के अधिकार के बिना भारत की संचित निधि से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। तो ये विधेयक काम कैसे करता है? जब लोकसभा सभी अनुदान मांगों को पास कर देती है तो उन सभी स्वीकृत राशियों और साथ में भारित व्यय की राशि को जोड़कर एक बिल बनाया जाता है। अच्छा, इसे ही विनियोग विधेयक कहते हैं। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति की सहमति पा लेता है, तब जाकर ये कानून बनता है और सरकार को तिजोरी से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये कोई साधारण विधेयक नहीं है, ये सरकार की सांस की तरह है। हाँ, आप कह सकते हैं। अगर लोकसभा इस विधेयक को गिरा दे तो इसका मतलब है कि सदन का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। आपने एकदम सही कहा। इसीलिए इसे सरकार के बहुमत का लिटमस टेस्ट कहा जाता है। तो इसका गिरना मतलब? इसका गिरना मतलब सरकार का पतन, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और इसी गंभीरता के कारण इस विधेयक में कोई ऐसा संशोधन भी पेश नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनुदान की राशि या उसका उद्देश्य बदल जाए। ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया, लेकिन असल दुनिया में चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती। क्या होता है जब बजट में दिया गया पैसा कम पड़ जाए या साल के बीच में कोई नई जरूरत आन पड़े? हाँ, इसके लिए संविधान ने एक वित्तीय फर्स्ट एड किट तैयार की है, जिसमें अनुच्छेद 115 और 116 के तहत अलग अलग तरह के अनुदान हैं। अच्छा, तो इस फर्स्ट एड किट में क्या क्या है? सबसे पहले अनुच्छेद 115 में है अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, मतलब सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी मंत्रालय ने सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ मांगे थे, लेकिन काम ज्यादा हो गया और पैसे कम पड़ गए, तो वो अनुपूरक अनुदान मांगेगा। या कोई नई योजना शुरू करनी पड़ी जिसका बजट में जिक्र नहीं था, तो अतिरिक्त अनुदान लगेगा। और अगर किसी ने स्वीकृत राशि से ज्यादा खर्च कर दिया हो तब? उसके लिए अधिक अनुदान या एक्सेस ग्रांट का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक है। वो क्या है? पहले इस खर्च की जांच लोक लेखा समिति यानी पीएससी करती है। उसकी मंजूरी के बाद ही इसे लोकसभा के सामने वोटिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 116 पर, जिसमें कुछ और भी विशेष अनुदान है। एक है लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, बजट पास होने की प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लगते हैं, लेकिन नया वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। हाँ, तो उस दिन से लेकर बजट पास होने तक सरकार अपने खर्चे कैसे चलाएगी? लेखानुदान सरकार को एक तरह से एडवांस पैसा देता है कि जब तक बजट पास नहीं होता काम चलाते रहो। इसी में कौन नाम आता है? प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट, जिसे भारत का ब्लैंक चेक भी कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है। ये है भी, और इसका इस्तेमाल असाधारण परिस्थितियों में होता है। मान लीजिए देश पर कोई संकट आ गया है, जैसे युद्ध। उस समय यह बताना मुश्किल है कि रक्षा पर कितना खर्च होगा। ऐसी स्थिति में संसद सरकार को एक मुश्त बड़ी रकम दे देती है, मतलब एक ब्लैंक चेक, ताकि जरूरतों को तुरंत पूरा किया जा सके। और तीसरा है अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। ये बहुत ही दुर्लभ है। ये किसी ऐसे विशेष काम के लिए होता है जो किसी चालू वित्तीय वर्ष की सामान्य सेवा का हिस्सा नहीं है। चलिए, अब वित्त विधेयकों पर आते हैं। अनुच्छेद 117। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। इसे सरल तरीके से समझते हैं। हाँ, हर धन विधेयक यानी मनी बिल एक वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल होता है। लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता। वित्त विधेयक एक बड़ी कैटेगरी है। तो इसकी श्रेणियां क्या हैं? स्रोत इसे 2 श्रेणियों में बांटते हैं। श्रेणी आय में वो विधेयक आते हैं जिनमें अनुच्छेद 110 के मामले, जैसे टैक्स लगाना, हाँ, उसके साथ साथ कुछ सामान्य कानून के प्रावधान भी होते हैं। इसकी 2 शर्तें हैं। ये सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश होगा और केवल लोकसभा में। और श्रेणी 2? श्रेणी 2 के विधेयकों में भारत की संचित निधि से खर्च का प्रावधान तो होता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 का कोई मामला नहीं होता। ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है,
लेकिन इस पर चर्चा तभी होगी जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश कर दें। ठीक है, तो हमने पैसे की पूरी कहानी समझ ली, लेकिन ये सब होता कहाँ है? संसद के अंदर। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए नियम चाहिए। तो अब बात करते हैं कि संसद अपनी कार्यवाही के नियम खुद कैसे बनाती है। ये अनुच्छेद 118 में बताया गया है। संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है, लेकिन जब संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की बात आती है, हाँ, तब तो उसके नियम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से सलाह के बाद बनाते हैं, और उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर देता है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि देश का वित्तीय काम रुकना नहीं चाहिए। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर संसद के सामान्य नियमों और वित्तीय कार्य के लिए बने विशेष कानून में कोई टकराव हो, तो वित्तीय कार्य वाला कानून ही माना जाएगा। समय सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भाषा की। अनुच्छेद 120 संसद में किन भाषाओं का प्रयोग हो सकता है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में काम हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन अगर कोई सदस्य इन दोनों भाषाओं में खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। चलिए, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। लोकतंत्र के दो स्तंभों, संसद और न्यायपालिका के बीच की सीमा रेखा। हाँ, अनुच्छेद 121 और 122 एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों के बीच एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। कैसे? अनुच्छेद 121 न्यायपालिका को बचाता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के आचरण पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। इसका कोई अपवाद भी है? सिर्फ एक, जब उस जज को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा हो, सिर्फ तब उनके आचरण पर चर्चा हो सकती है। तो ये हुई न्यायपालिका की सुरक्षा। अब अनुच्छेद 122 संसद को कैसे बचाता है? अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय संसद के काम में दखल नहीं देंगे। मतलब संसद की कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया में किसी अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और पीठासीन अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकती। और अंत में हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 123 पर। जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन कानून की तत्काल जरूरत पड़ जाए, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति अपनी एक असाधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहते हैं। ये एक तरह का फास्ट ट्रैक कानून हुआ। हाँ, जब संसद का नॉर्मल ट्रैक बंद हो। लेकिन इस शक्ति के प्रयोग की कुछ शर्तें होंगी? हाँ, दो मुख्य शर्तें हैं। पहली, ये तभी जारी हो सकता है जब संसद के दोनों या कोई एक सदन सत्र में ना हो। दूसरी, राष्ट्रपति को ये विश्वास हो कि तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है। और इसका प्रभाव? इसका प्रभाव और शक्ति बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसी ही होती है। पर इसकी एक एक्सपायरी डेट भी तो होती होगी। ये स्थायी तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये अस्थायी है। जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, उसके 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को दोनों सदनों से पास करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये खत्म हो जाता है। तो इसकी अधिकतम संभावित अवधि कितनी हुई? देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। उसमें सत्र शुरू होने के बाद के 6 सप्ताह और जोड़ दें तो इसकी अधिकतम अवधि लगभग 7.5 महीने हो सकती है। तो हमने अनुच्छेद 112 से 123 तक का ये सफर पूरा किया। हमने देखा कि कैसे सरकार का सालाना लेखा जोखा पेश होता है, कैसे जनता के प्रतिनिधि उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, और कैसे देश की तिजोरी से पैसा निकालने के लिए एक मास्टर की यानी विनियोग विधेयक जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। लोकसभा, जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसे पैसे पर अंतिम नियंत्रण दिया गया है। वहीं न्यायपालिका और राष्ट्रपति जैसे अहम पदों की स्वतंत्रता के लिए उनके खर्चों को भारित रखकर रोजमर्रा की राजनीति से दूर रखा गया है। ये लोकतंत्र के स्तंभों के बीच एक बहुत सुंदर संतुलन है। बिल्कुल। और अंत में अनुच्छेद 123 जो कार्यपालिका को आपात स्थिति में कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन एक सख्त समय सीमा के साथ। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि अध्यादेश एक असाधारण शक्ति है। हाँ, इसका उपयोग तब किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती। विचार करने योग्य प्रश्न ये है, जब इस असाधारण शक्ति का उपयोग बार बार या नियमित रूप से होने लगे, तो ये लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है।